लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट के पार्ट थर्ड कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन के सेक्शन 16 से लेके 24 तक के प्रोविजंस को कवर करेंगे। प्रीवियस की वीडियो में मैंने सेक्शन 12 से लेके 15 तक के प्रोविजंस को कवर किया है। अगर आप उनसे रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रीवियस की वीडियो से पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ द राइट टू स्यू। इसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है ये देखते हैं। Where a person who would, if he were living, have a right to institute a suit or make an application dies before the right accrues, or when a right to institute a suit or make an application accrues only on the death of a person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit or making such application। ठीक है, तो सब क्लॉज 1 सिंपल सी बात कह रहा है कि जब कोई पर्सन जिसके पास क्या है, राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट है या फिर मेक एन एप्लीकेशन है, और वो क्या हो जाता है, वो डाइज हो जाता है, मतलब वो मर जाता है, ऐसा राइट अक्रू होने से पहले, या फिर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ ए पर्सन। ठीक है, दो कंडीशन है। ठीक है, एक तो ऐसा राइट अक्रू होने से पहले ही उसकी डेथ हो रही है, या फिर जो है उसकी डेथ पे जो है उसको ऐसा राइट मिलता है कि वो सूट जो है इंस्टीट्यूट कर सकता है या फिर एप्लीकेशन बना सकता है, या मतलब मेक एन एप्लीकेशन कर सकता है। द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज केपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सच सूट और मेक एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कंप्यूट किया जाएगा, जबकि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो केपेबल हो जाएगा सूट और एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट करने के लिए। ठीक है, मान लो प्लेंटिफ जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, उसकी डेथ पे जो है उसके पास राइट आया है कि वो जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है। ठीक है, अब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना वो क्या है, अभी माइनर है। उसकी डेथ के टाइम उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या है, माइनर है। तो जब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेजर हो जाएगा ना, तब ये क्या करेगा, ये जो है सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, और तब से इसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। सेकेंड सब क्लॉज क्या कहता है, वेर ए पर्सन अगेंस्ट whom if he were living a right to institute a suit or make an application would have accrued dies before the right accrues, or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person, the period of limitation shall be computed from the time when there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make such application। ठीक है, तो सब क्लॉज 2 सिंपल सी चीज कह रहा है। 1 जो है वो किसके लिए बात करता है, वो प्लेंटिफ की बात करता है, और 2 जो है वो डिफेंडेंट की बात कर रहा है। मतलब अगर डिफेंडेंट जो है वो डाई हो जाता है और उसके डाई होने पे ही जो है राइट अक्रू हो रहा है, या फिर उसकी डेथ से पहले जो है ऐसा राइट अक्रू हो रहा है, तो कब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन देयर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज अगेंस्ट whom द प्लेंटिफ में इंस्टीट्यूट सच सूट और मेक सच एप्लीकेशन। ठीक है, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से माना जाएगा, जब उस डिजीज का लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, केपेबल हो जाएगा, मतलब कि आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। सेम मैंने जैसे आपको प्लेंटिफ के केस में बताया कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है माइनर है। ठीक है, यहाँ पे मान लो वो माइनर है या अनसाउंड माइंड है, तो वो मेजर हो जाएगा, या जब वो साउंड माइंड हो जाएगा तब जो है उसके अगेंस्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2। आई बिलीव आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसमें ऐसे कुछ इतना समझने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 अप्लाइज टू सूट्स टू इन्फोर्स राइट ऑफ प्रियम्पशन और टू सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और ऑफ ए हेरिडेटरी ऑफिस। ठीक है, ये वाला क्लॉज जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें याद रखने वाली है कि जो भी अपन ने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में पढ़ा ना, अभी अपन ने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के केस में, उसकी कोई भी बात कहाँ अप्लाई नहीं होती। एक तो राइट ऑफ प्रियम्पशन पे अप्लाई नहीं होती है, एक पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं होती, और एक हेरिडेटरी ऑफिस पे नहीं होती है। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि ये सेक्शन 16 के क्लॉज 1 एंड 2 जो है वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होते, तो उसमें ऑप्शंस होंगे। तो आप 3 चीज़ें याद रखिए, एक तो किस पे नहीं होगा, राइट ऑफ प्रियम्पशन पे, एक पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, एक हेरिडेटरी ऑफिस के केस में। क्लियर हो गया यहाँ तक। Now section 17 effect of fraud or mistake, where in the case सब clause 1 कहता है where in the case of any suit or application for which a period of limitation is prescribed by this act
A. The suit or application is based upon the fraud of the defendant or respondent or his agent. ठीक है, तो सब क्लॉज 1 क्या कह रहा है, जहां कहीं पे भी कोई सूट और एप्लीकेशन जो है जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रिस्क्राइब बाय दिस एक्ट, तो पहली चीज क्या बता रहा है ये, द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट. ठीक है, ऐसा सूट और एप्लीकेशन जो है ना, ये मतलब बेसिकली ये बात कर रहा है कि ऐसे सूट और एप्लीकेशन का पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से माना जाएगा. तो पहला ये कंडीशंस बता रहा है कि कौन कौन से सूट और एप्लीकेशंस हो सकते हैं. तो पहला सूट और एप्लीकेशन कैसा है कि वो फ्रॉड पे है. ठीक है ना, फ्रॉड उस डिफेंडेंट ने किया है या फिर उसके एजेंट ने किया हो. ठीक है. बी कहता है द नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय फ्रॉड और एनी सच पर्सन एज अफोर्सेड. ठीक है, जो राइट और टाइटल है जिसके बेसिस पे आप क्लेम कर रहे हो आपकी प्रॉपर्टी को. एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि आप आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी क्लेम कर रहे हो. ठीक है ना, आप आपका राइट बताना चाह रहे हो, आप आपका टाइटल शो करना चाह रहे हो, उसको ही क्या किया है, कंसील्ड कर लिया है फ्रॉड के थ्रू. ठीक है ना, और उसके बेसिस पे जो है आप एक्ट कर रहे हो. उस केस में यहाँ पे बोला गया है कि नॉलेज ऑफ द राइट और टाइटल ऑन विच अ सूट और एप्लीकेशन इज फाउंडेड इज कंसील्ड बाय फ्रॉड और एनी सच पर्सन एज अफोर्सेड. सी क्या कहता है, द सूट और एप्लीकेशन इज फॉर रिलीफ फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए मिस्टेक. ठीक है ना, कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है जिसके लिए जो है ये सूट और एप्लीकेशन जो है फाइल की है. वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश द राइट ऑफ द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम इट. ठीक है ना, कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि प्लेंटिफ के लिए जरूरी था जिससे कि वो अपना क्या कर सकता है, राइट को जो है एस्टैब्लिश कर सकता है, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या कर दिया गया, कंसील कर दिया गया है फ्रॉडुलेंटली. तो उस केस में ये कंडीशंस दी गई है. तो इन केस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा, देखते हैं आगे क्या है. The period of limitation shall not begin to run until the plaintiff or applicant has discovered the fraud or the mistake or could with reasonable diligence have discovered it, or in the case of a concealed document, until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling its production. Provided that nothing in this section shall enable any suit to be instituted or application to be made to recover or enforce any charge against or set aside any transaction affecting any property which. पहले ये वाला देख लेते हैं फिर प्रोवाइडेड देखेंगे. तो ये बोल रहा है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना वो कब तक नहीं होगा, शैल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट, जब तक कि प्लेंटिफ और एप्लीकेंट जो है वो क्या नहीं कर ले, डिस्कवर नहीं कर ले कि उनके साथ फ्रॉड या मिस्टेक हुई है. ठीक है, और विथ रीजनेबल डिलीजेंस हैव डिस्कवर्ड इट, या तो वो डिस्कवर ना कर ले तब तक या फिर उन्होंने डिस्कवर कर लिया हो. और इन द केस ऑफ ए कंसील्ड डॉक्यूमेंट, कंसील्ड डॉक्यूमेंट जो लास्ट वाला अपन ने डी पढ़ा था उसमें, अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट फर्स्ट हैड द मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंसील्ड डॉक्यूमेंट और कंपेलिंग इट्स प्रोडक्शन. ठीक है, तो कंसील्ड डॉक्यूमेंट में क्या हो गया, जब प्लेंटिफ और एप्लीकेंट के पास क्या है, वो डॉक्यूमेंट आ जाता है. ठीक है ना, या फिर ऐसा कोई मीन्स जिससे कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर पा रहा हो या फिर उसका प्रोडक्शन जो है कंपेल कर पा रहा हो. ठीक है, तो इस केस में तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा. क्लियर हो गया यहाँ तक. अब इसका प्रोवाइडेड देखते हैं. नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इनेबल एनी सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड और एप्लीकेशन टू बी मेड टू रिकवर और इन्फोर्स एनी चार्ज अगेंस्ट और सेट असाइड एनी ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी विच. फर्स्ट क्या कहता है, इन द केस ऑफ फ्रॉड हैज बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन by a person who was not a party to the fraud and did not at the same time of purchase know or have reason to believe that any fraud has been committed. पहली चीज ये कह रहा है, फ्रॉड के केस में मान लो कोई भी परचेजर है, उसको नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी जो है वो फ्रॉड के थ्रू उस पर्सन के पास है जो कि उसे प्रॉपर्टी सेल कर रहा है. अब ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले रहा है, उसे कुछ भी चीज नहीं पता है, वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन देके वो प्रॉपर्टी ले रहा है. उस केस में जो है वो क्या माना जाएगा, इनके अगेंस्ट जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है नहीं माना जाएगा और इनके अगेंस्ट जो है आप कोई भी चार्ज नहीं लेके आ सकते हो. ठीक है ना, मतलब बेसिकली इनके अगेंस्ट आप कोई भी केस फाइल नहीं करोगे क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग बोनाफाइड है. इनको जो चीज़ें पता है वो गुड फेथ में, इनको नहीं पता कि इनके साथ फ्रॉड है या फ्रॉड वाली प्रॉपर्टी इनको दी जा रही है. ठीक है, क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं. सेकंड कहता है इन द केस ऑफ ए मिस्टेक. फर्स्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, फ्रॉड वाली चीज़ पढ़ी है फर्स्ट के अंदर, तो ठीक है. अब सेकंड पढ़ते हैं. इन द केस ऑफ मिस्टेक हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यू
valuable consideration subsequently to the transaction in which the mistake was made by a person who did not know or have reason to believe that mistake had been made. सेम है, फ्रॉड के केस में उसे नहीं पता कि उसके साथ फ्रॉड वाली चीज़ हो रही है, सेम उसके साथ मिस्टेक के केस में हो रहा है, उसे नहीं पता है, ठीक है, तो भी उसके केस में हम कोई भी उसके अगेंस्ट चार्जेस नहीं लाएंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं करेंगे. इन द केस ऑफ ए कंसील्ड डॉक्यूमेंट हैज़ बीन परचेज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन बाय अ पर्सन who was not a party or to the concealment and did not at the time of purchase know or have reason to believe that the document had been concealed. ठीक है, सेम कंसील्ड डॉक्यूमेंट के केस में भी है. तो इन तीन कंडीशंस के केसेस में हम जो है जो भी बोनाफाइड पर्सन है, जो भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन देख के जो अब चीज़ें ले रहा है, उस केस में हम उनके अगेंस्ट जो है सूट फाइल नहीं करेंगे या कोई भी चार्ज नहीं लेके आएंगे. सब क्लॉज 2 क्या कहता है? वेयर अ जजमेंट डेटर हैज़ बाय फ्रॉड और फोर्स प्रिवेंटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर within the period of limitation, the court may, on the application of the judgment creditor made after the expiry of the said period, extend the period for execution of the decree or order, provided that such application is made within 1 year from the date of the discovery of the fraud or the cessation of force, as the case may be. सब क्लॉज 2 में क्या कह रहा है कि जहाँ पे जजमेंट डेटर जो है ना, जिसके अगेंस्ट जो है डिक्री आई है, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है? फ्रॉड और फोर्स से प्रिवेंट कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, ठीक है, या फिर कोई ऑर्डर विद इन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है. तो कोर्ट क्या करेगा? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द जजमेंट क्रेडिटर मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेड पीरियड, एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और ऑर्डर, ठीक है. मतलब कि जजमेंट डेटर जो है क्या कर रहा है? फ्रॉड और फोर्स से जो है प्रिवेंट कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री को, और जजमेंट क्रेडिटर जो है क्या करेगा? एप्लीकेशन फाइल करेगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. मतलब कि वो एग्जीक्यूशन का जो टाइम पीरियड था ना, वो एक्सपायर हो गया, और उसके बाद जजमेंट क्रेडिटर जो है वो क्या कर रहा है? एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जब उसे पता चला है ना. That such application provided क्या कह रहा है? That such application is made within 1 year from the date of discovery of the fraud or cessation of force, as the case may be. ठीक है ना. तो ऐसी एप्लीकेशन जो यहाँ पे ये जजमेंट क्रेडिटर एप्लीकेशन कर रहा है ना, ये क्या होनी चाहिए? विदिन 1 ईयर होनी चाहिए, ठीक है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे आप याद रखिए 1 ईयर के अंदर, ठीक है. मतलब ये एप्लीकेशन जो जजमेंट क्रेडिटर कर रहा है ना, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सैड पीरियड, एक्सटेंड द पीरियड फॉर एग्जीक्यूशन, ये कब होनी चाहिए? या तो तब करो जबकि उसको पता चल गया हो, डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड, उसको फ्रॉड का पता चल गया हो, या फिर फ्रॉड सीज होने के 1 साल के अंदर, जिस दिन उसे पता चला हो उसके 1 साल के अंदर, या फिर फ्रॉड सीज हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर जो है जजमेंट क्रेडिटर को जो है एप्लीकेशन फाइल करनी होगी. क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं. सेक्शन 18 कहता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग. सब क्लॉज 1 कहता है वेयर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड फॉर ए सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी और राइट हैज बीन मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed. सिंपल सी चीज ये कह रहा है, किसी भी सूट और एप्लीकेशन जो कि प्रॉपर्टी और राइट के केस में है, उस केस में क्या हो रहा है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है, ठीक है. और उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन के एक्सपायर होने से पहले ही आप फिर से एक राइटिंग में साइन करके दे देते हो, ठीक है. तो जिस दिन आपने साइन किया उस दिन से फिर से एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है आपके अगेंस्ट शुरू हो जाएगा. क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पार्टी अगेंस्ट whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed. ठीक है. कंडीशन क्या है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले ही आपको उस एक्नॉलेजमेंट पे साइन करना है, ताकि उस दिन से आपका नया पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाए. क्लियर? सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है? Where the writing containing the acknowledgement is undated, oral evidence may be given of the time when it was signed, but subject to the provision of Indian Evidence Act 1 of 1872, oral evidence of it contained shall not be received. ठीक है. 2 ये कह रहा है कि अगर उसमें है, मान लो जब आपने राइटिंग को साइन किया उसमें आपने डेट मेंशन नहीं करी, तो उस डेट के रिगार्डिंग में जो है आप क्या कर सकते हो? ओरल एविडेंस दे सकते हो.
पर उस डॉक्यूमेंट के, उस एक्नॉलेजमेंट के जो भी कंटेंट्स है ना, उसके रिगार्डिंग में आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, ठीक है, यही कह रहा है। राइटिंग कंटेनिंग द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड, ओरल एविडेंस में बी गिवन ऑफ द टाइम व्हेन इट वाज साइन, ठीक है, उस चीज़ का आप ओरल एविडेंस देके बता सकते हो कि हाँ ये इस तारीख पे जो है मैंने उसको साइन किया था, पर उसके कंटेंट्स जो है ना उसका आप ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। Explanation: for the purposes of this section, an acknowledgement may be sufficient though it omits to specify the exact nature of the property or right, or averts that the time for payment, delivery, performance, or enjoyment has not yet come, or is accompanied by refusal to pay, deliver, perform, or permit to enjoy, or is coupled with a claim to set off, or is addressed to person other than a person entitled to property or right. सिंपल सी चीज़ कह रहा है कि मतलब आप एग्जैक्ट नेचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नॉर्मल चीज़ भी स्पेसिफाई कर रहे हो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। द वर्ड साइन मीन्स साइन इधर पर्सनली और बाय एन एजेंट ड्यूली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ, या तो पर्सन खुद कर देगा या उसका एजेंट कर देगा। एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर शैल नॉट बी डीम टू बी एन एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट, ठीक है। जहाँ पे एप्लीकेशन फाइल की जा रही है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, उसको ये एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी और राइट के केस में कर रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 19 कहता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी, where payment on account of a debt or of interest on legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made. सेम चीज़ है, जहाँ पे किसी की डेप्ट और इंटरेस्ट ऑन लीगेसी है, उस केस में अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो रहा है और उस पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने से पहले ही आप फिर से साइन करके दे देते हो, तो उस केस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। सॉरी, मतलब साइन वाली चीज़ नहीं, यहाँ पे तो पेमेंट वाली बात है। सॉरी, साइन तो 18 में था, यहाँ पे जब आपने पेमेंट पे कर दिया ना, तो वहाँ से वापस से आपका क्या हो जाएगा, फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यहाँ पे लिखा है ना, लाइबल टू पे द डेप्ट और लिगेसी और बाय हिज एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ, अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द पेमेंट वाज मेड। क्लियर? That save in the case of payment of interest made before 1st day of January 1928, an acknowledgement of the payment appears in the handwriting of or in a writing signed by the person making the payment. ये बता रहा है कि 1 जनवरी 1928 से पहले होगा तो वो राइटिंग में एक्नॉलेजमेंट, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन व्हेन मॉर्टगेज लैंड इज इन द पोजेशन ऑफ द मॉर्टगेजी, द रिसिट ऑफ द रेंट और प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड शैल बी डीम टू बी अ पेमेंट, ठीक है। जहाँ पे कोई मॉर्टगेज लैंड है और वो किसके पोजेशन में है, मॉर्टगेजी के पोजेशन में है, और उस केस में आपने रेंट की या फिर उस लैंड पे जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उसकी रिसिट दे दी है, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, पेमेंट मान लिया जाएगा। डेब्ट डज नॉट इंक्लूड मनी पेबल अंडर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, ठीक है। डेब्ट का मतलब क्या नहीं है, वो ऐसा मनी नहीं है जो कि पेबल होगा अंडर ए डिक्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट की डिक्री और ऑर्डर के थ्रू जो आप पेमेंट कर रहे हो उसको डेब्ट नहीं कहते हैं। सेक्शन 20 कहता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेमेंट बाय अनदर पर्सन। द एक्सप्रेशन, क्लॉज 1 कहता है द एक्सप्रेशन एजेंट ड्यूली ऑथोराइज इन दिस बिहाफ इन सेक्शन 18 एंड 19 shall in the case of a person under disability includes his lawful guardian, committee or manager or an agent duly authorized by such guardian, committee or manager to sign the acknowledgement or make the payment, ठीक है। सेम बात कह रहा है, 18 और 19 की जो बात की ना अभी हमने, उसको इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया और ये बोला गया है जो एजेंट होता है ना, एजेंट ड्यूली ऑथराइज, जो वहाँ पे टर्म यूज़ की गई है ना 18 और 19 में, उसको यहाँ पे और मोर क्लेरिफाई किया गया है। ये बोला गया है अ पर्सन अंडर डिसेबिलिटी, ठीक है, इंक्लूड इज लॉफुल गार्जियन, कमिटी और मैनेजर और एन एजेंट ड्यूली ऑथराइज बाय सच गार्जियन, कमिटी और मैनेजर, ठीक है ना। जो भी डिसेबिलिटी में उसका जो लॉफुल गार्जियन है वो हो सकता है, या फिर कोई कमेटी है, या फिर कोई मैनेजर है, या फिर ये एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड है, या फिर इन तीनों ने ही किसी एजेंट को ऑथराइज किया है, वो क्या कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट को साइन कर सकते हैं, या फिर 19 के केस में क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं। नथिंग इन द सेट सेक्शन रेंडर्स वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्टगेजेस चार्जेबल बाय रीजन ओनली ऑफ a written acknowledgement signed by or of a payment made by or by the agent of any other or others of them.
For the purposes of said section, an acknowledgement signed or payment made in respect of any liability, ये इतना important नहीं है, सिर्फ आपको वो चीज़ स्टार्टिंग वाली याद रखनी है, अदरवाइज कोई important नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 21, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन आता है। सब क्लॉज 1 कहता है वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड, द सूट शैल एज रिगार्ड्स हिम बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। पहली चीज क्या कह रहा है, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ए सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड, ठीक है ना। सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद में अगर कोई न्यू प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो है वो सब्सटीट्यूट हो रहा है या फिर उसको ऐड किया जा रहा है, द सूट शैल एज रिगार्ड हिम बी डीम टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज सो मेड अ पार्टी। तो कब से माना जाएगा उसको, कब से उनके अगेंस्ट सूट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जिस दिन से वो पार्टी बने हैं, ठीक है ना। जिस दिन उनको सब्स्टिट्यूट किया है उस दिन, या जिस दिन उनको ऐड किया है उस दिन से उनके अगेंस्ट जो है सूट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा एज पर क्लॉज 1। provided that where the court is satisfied that the omission to include a new plaintiff or defendant was due to a mistake made in good faith, it may direct that the suit as regards such plaintiff or defendant shall be made deemed to have been instituted on an earlier date। लेकिन क्या हो रहा है ना, जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है, जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि ओमिशन हुआ गया, कोई भूल हुई गई है जिससे कि न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट जो है किसी मिस्टेक के कारण, और वो मिस्टेक कैसी थी, गुड फेथ में थी, ठीक है ना, जिसके कारण जो है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ऐड नहीं हो पाए पहले, ठीक है, अब उनको ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में उनके अगेंस्ट सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जैसा कि मानो वो सूट पहले ही इंस्टीट्यूट हुआ है, ठीक है, अर्लियर डेट पे ही हुआ है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बताती हूँ। क्लॉज 1 जो है वो क्या बात कर रहा है कि अगर सूट के इंस्टीट्यूट होने के बाद कोई भी प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को ऐड किया जाता है या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, मतलब कोई नया प्लेंटिफ और डिफेंडेंट आ रहा है या फिर किसी पुराने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की जगह किसी नए को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, जिस तारीख के दिन उनको जो है हमने एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट सूट के अंदर एडमिट किया। लेकिन अगर क्या हो रहा है ना, कोई ऐसी मिस्टेक हो गई और मिस्टेक वो गुड फेथ में थी, उस टाइम आपको नहीं पता चला और उनको आपको सूट जब इंस्टीट्यूट हुआ उसी टाइम पे ऐड करना चाहिए था एज ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, पर आप नहीं कर पाए इन अ गुड फेथ, ठीक है। लेटर ऑन जब कोर्ट को पता चलता है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ये गुड फेथ में हुआ है, तब कोर्ट उनको क्या करता है, ऐड करता है या फिर सब्स्टिट्यूट करता है। तो उनके केस में सूट को कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, उनके केस में सूट को उस अर्लियर डेट पे ही इंस्टीट्यूट माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये मिस्टेक कैसी है, ये मिस्टेक गुड फेथ में है। क्लियर हो गया। सब क्लॉज 2 कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू ए केस वेयर अ पार्टी इज एडेड और सब्स्टिट्यूटेड owning to assignment or devolution of any interest during the pendency of a suit or where a plaintiff is made a defendant or defendant is made a plaintiff। क्लॉज 1 की कोई भी बात कहाँ अप्लाई नहीं होती है, जहाँ पे owning to assignment or devolution of any interest, owning to assignment and devolution of any interest during the pendency of suit, जहाँ पे प्लेंटिफ को बनाया गया डिफेंडेंट और डिफेंडेंट को बनाया गया प्लेंटिफ। इस केस में जो है सब क्लॉज 1 की कोई भी बात अप्लाई नहीं होती। दो चीज़ें याद रखनी है, असाइनमेंट एंड डिवॉल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 22 कहता है कॉन्टिन्यूइंग ब्रीचेस एंड टॉर्ट्स। इन द केस ऑफ ए कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग टॉर्ट अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन begins to run at every moment of time during which the breach or the tort as a case may be continuous। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी कंटिन्यूइंग ब्रीचेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर टॉर्ट हो रहा है, वहाँ पे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगन्स टू रन एट एवरी मोमेंट, जब जब वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है, जब जब उस टॉर्ट हो रहा है। पहली चीज, जब जब वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है और जब जब टॉर्ट कमिट हो रहा है, उस मूवमेंट पे जो है हमेशा क्या माना जाएगा, एक फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन माना जाएगा। सेक्शन 23 क्या कहता है, सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट्स नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। इन द केस ऑफ ए सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एन एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू ए कॉज ऑफ एक्शन unless some specific injury actually results therefrom, the period of limitation shall be computed from the time when the injury results। ठीक है ना,
यहाँ पे क्या बात हो रही है, कोई भी ऐसा सूट जो कॉम्पनसेशन के केस में है, ठीक है ना, जहाँ पे क्या हो रहा है ना, कुछ स्पेसिफिक चीज को, कुछ स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा, ठीक है ना, या फिर कोई स्पेसिफिक इंजरी नहीं हो रही है, ठीक है, तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन नहीं स्टार्ट होगा। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक इंजरी हो गई, कुछ स्पेशल डैमेज हो गया उसको, उस केस में जब वो इंजरी हुई है, व्हेन द इंजरी रिजल्ट्स, ठीक है ना, तब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो क्या माना जाएगा, कॉम्प्यूटेड माना जाएगा। सेक्शन 24 कहता है computation of time mentioned in instruments, all instruments shall for the purposes of this act be deemed to be made with reference to the Gregorian calendar। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर के केस में। तो सारे इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू बी मेड विद द रेफरेंस ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर के रेफरेंस से जो है सारे इंस्ट्रूमेंट का रेफरेंस दिया जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी प्रोविजन में कोई दिक्कतें नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।